Hello students, how are you? Hope you all are good. I am Tanveer, your chemistry mentor at Celsius Institute. So students, today we are going to start practice session. ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे and how to write the answers we will discuss here. As you know that in the previous two lectures we have done our theory portion which is related or relevant to the CBSE examination, बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया था. अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और हमें उस पर कैसे टूट पड़ना है, कैसे उस पर अटैक करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है. आप जानते हैं कि पार्ट वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन दिया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच, देखो आंसर आपको लिखे हुए हैं सारे के सारे, डोंट वरी, क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी लिखे हुए हैं. लेकिन मैं आपको क्या कहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके आंसर्स को यहाँ जस्टिफाई करूँगा. बट आप क्या करना, जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, क्या जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि आप इन क्वेश्चंस को लिखना, सिर्फ क्वेश्चंस को लिखना और उसके बाद में खुद से आंसर्स की प्रैक्टिस करना. ठीक है बेटा, कर सकते हैं इतना? ओके, चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को. जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच. हो सकता है कि कुछ के आंसर्स मैं नहीं लेके आया, वो इसलिए कि आपको वो होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे, तो आपको होमवर्क भी टाइम टू टाइम करना है. ठीक है ना, बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, अपना काम यही है. अब क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच, मतलब आपको एग्जांपल क्या देना है, किसका, मेटल का, कि जो क्या हो रूम टेम्परेचर पे तो क्या हो, लिक्विड हो. अब प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी. कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, यानी आप उसको नाइफ से क्या कर सकें, काट सकें, ऐसा. सेकंड, थर्ड है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, मतलब हीट का जो बेस्ट कंडक्टर वो हमें बताना है. और पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, आपको वो मेटल्स बतानी है जिसके अंदर क्या हो, ये हो. मतलब ये प्रॉपर्टीज दे दी है, उस प्रॉपर्टीज को पहचानते हुए आपको ये करना होगा. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, फटाफट जो है आप इसके आंसर्स को एक बार मत देखना, आप इसके आंसर को भूल जाइए और आप अपनी तरफ से खुद से इसको कीजिए. ठीक है, आपके सामने आंसर है बट खुद से देखिए, एनालाइज करके क्या आपने सही किया है या क्या गलत किया है. अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपके पास में मैंने बताया था कि मरकरी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है. बाकी जितनी भी आपके पास मेटल होती है वो सारी क्या होती है, सॉलिड इन नेचर होती है. क्या होती है बच्चा, सॉलिड इन नेचर होती है. तो क्या होगा, मरकरी. ये देखिए अब क्या होती है कि एसी मेटल बतानी है जो कि आप नाइफ से कट कर सकें इजीली. वो मैंने कल ही आपसे डिस्कस किया था कि सोडियम जो होती है उसका नेचर ऐसा होता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. किससे, चाकू से, नाइफ से उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. फिर थर्ड क्या है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. मैंने क्या कहा था कल आपको, कल ही एक बात समझाई थी कि आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपके घर पे गोल्ड वगैरह है वो भी कंडक्टर है, बट सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग, उसकी कंडक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है सिल्वर की. पहली बात की थी मैंने आपको, यानी अगर आपने क्या करा है, चांदी के ज्वेलरी पहन रखी है और आपने करंट को छू लिया ना, तो इतना गजब का माहौल बनेगा कि आपकी समझ से बाहर हो जाएगा. तो बी अवेयर अबाउट दैट कि जब भी आपके क्या हो, चांदी के ऑर्नामेंट्स पहने हुए हो, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं बहुत ही सावधानी से उनको यूज करें. तो ध्यान रखना, जो आपके पास में सिल्वर होता है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है ना, जल्दी भी गर्म होता है ये भी ध्यान रखना. ओके, अब देखिए मेटल्स दैट आर पुअर कंडक्टर्स, मेटल्स दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो कौन सी है, मरकरी और लेड, मरकरी और लेड. ये कल ही सब चीज़ें हमने की है, बस आपको रिवाइज करना है वन बाय. ये सारे के सारे क्या हैं, एक नंबर में, यानी ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हुआ, ये भी एक नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर का, ये ऐसे हो गए. ठीक है ना, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन हो गए आपके पास. इन टोटल 4 नंबर के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर डायरेक्टली 4 नंबर का आता है तब आप क्वेश्चन अलग होगा. ठीक है बेटा, चलिए आगे प्रोसीड करें. चलो मैं इतना पानी पी लेता हूँ, आप क्वेश्चंस को देखिए. क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल. ये मैंने कल ही आपको बताया था और वेरी फर्स्ट डे मैं आपको बता चुका हूँ ये.
आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, आपसे ये भी क्या कर सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। मेलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है? मेलिएबल क्या होता है? जिसको पीटने पे वो किसमें, शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो लिख सकते हो आप, आपको मैंने कल ही ये सब चीज़ें समझाई है। substances that can be beaten into thin sheets, that can be beaten into thin sheets are called malleable, are called malleable. For example, most of the metals are malleable। यानी malleable कौन कौन सी है? जो आपकी लगभग जो metals हैं वो सारी की सारी क्या हैं, malleable हैं। क्या इस बात से आप मेरे से सहमत हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं ये malleable है कि नहीं है? ठीक है। डक्टाइल क्या होता है? जिससे आप थिन वायर्स बना सकें। द सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। ये लो, यानी आपके पास में वो मेटल जिनको आप क्या कर सकते हो, थिन वायर में चेंज कर सकते हो, वो क्या होगी, डक्टाइल होगी। इसका एग्जांपल दूं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। लगभग जो मेटल्स होती है वो सारी क्या होती है, डक्टाइल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम। आयरन एंड स्टीम को आपको बताना है। आयरन विद स्टीम आपको रिएक्शन लिखनी है, कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ में लिखनी है। अब देखो आयरन की जब मैं स्टीम के साथ लिख रहा हूँ, यानी Fe को मैंने कल ही बताया था, Fe प्लस H2O ये रिएक्ट करता है। Fe कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से नहीं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और किस में चेंज होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड में। इसमें फेरिक फेरो, ये Fe3O4 है। इसका मतलब ये किस में है? ये है आपका चेंज, एक तो फेरस ऑक्साइड और एक है फेरिक ऑक्साइड। बोलो बच्चा हाँ या ना, समझ में आई बात? इन दोनों के मिक्सचर से ही क्या बनता है, ये बनता है। इन दोनों के मिक्सचर से ही क्या बनता है, ये बनता है। बात आ गई समझ में? यानी इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे को क्या बनेगा, ऊपर वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना? ये H2O जो है वो क्या है, वो स्टीम है। क्या है बच्चा? वो स्टीम है। ये लो, ठीक है ना? और यहाँ से क्या होगी, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। है कि नहीं? ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि कैल्शियम और पोटेशियम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम का मतलब क्या है यहाँ पे, Ca, पोटेशियम मतलब K, इसके साथ अगर H2O की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, और पोटेशियम के साथ में H2O की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और आप मुझे लिख के भेजेंगे। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे देखोगे तो इन रिएक्शंस के लिए भी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, यानी एक एक नंबर की ये रिएक्शंस होगी। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन किस तरह से हुए हैं? बताइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा, ये क्वेश्चन आता है सीधा ही आपका 5 नंबर का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देखते ही। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, क्या दिया गया है, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D are were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as form. उनको क्या है कि जब डाला गया तो आपने देखा कि आयरन सल्फेट के अंदर जब हमने डाला ABCD को, जैसे मेटल मैंने ABCD डाली, ठीक है ना, आयरन सल्फेट में डाली तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। कॉपर सल्फेट में क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। बाकी का इसको नहीं पता भाई, सिल्वर और इसमें इनको नहीं पता। बट बी ने क्या किया, आयरन को तो क्या किया, डिस्प्लेस किया, जबकि कॉपर के साथ कुछ नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, यहाँ में नहीं पता। सी में भी ये। अब आप देखोगे तो इस टेबल को आपको देखना है और आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इसमें आप
कोई मेटल को ऐड करते हो, इसमें क्या करते हो आप, मेटल को ऐड करते हो, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है क्या होती है, मोर रिएक्टिव जो मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल from its salt solution, सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करती है, ये अपने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे बी मेटल है वो क्या है, आयरन से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ए जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है इसलिए नहीं कर पा रही कुछ भी, और यहाँ पे कॉपर से वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से देखो सी जो है वो क्या कर रही है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और डी क्या है, वो आपके पास में रिएक्टिव है नहीं, वो नॉन रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तब देखो यूज द टेबल अबाउट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल ए बी सी, यानी ए बी सी मेटल और डी के बारे में आपको देना है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब आपको क्या देना है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो क्या कर रहा है, ये देखो ए को मैंने FeSO4 के साथ डाला, नो रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ए क्या है, ए जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, क्या है बेटा, आयरन से लेस रिएक्टिव है, इज दैट क्लियर। ठीक है, और फिर मैंने डाला ए को ही कॉपर सल्फेट में, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बी जो है बच्चा वो FeSO4 में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो बी मोर रिएक्टिव है आयरन से भी। अब एक बात बताओ, ए जो है, मैं रिएक्टिव की बात करता हूं, रिएक्टिव, ए इज लेस देन आयरन, और जो बी है वो ग्रेटर देन आयरन है, तो यहाँ से क्या पता चला, बी मेटल जो है वो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये सॉल्यूशन से समझ में आई बात। और बी जो है वो क्या कह रहा है कि नो रिएक्शन विद, बी जो है वो जिंक से क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्या है, जिंक से लेस रिएक्टिव है। अब बात आती है सी की, सी ने क्या किया, 3 जगह पे अटैक किया, सी ने 4 जगह अटैक किया, इन सब में उसने कहा कि नो रिएक्शन, नो रिएक्शन दिया। ये देखो ये वाला नो रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, सॉरी, सी जो है उसने डिस्प्लेसमेंट दिया एक जगह पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सी है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, एजी से। बस दे रखी है। अब डी में देखोगे तो वो कोई नहीं दे रहा, इसका मतलब डी क्या है, लेस रिएक्टिव है कॉपर जिंक। अगर मैं बात करूं तो इन सब में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इन इक्वेशन से आप देखोगे तो देखोगे ये वाला मेटल कैसे, कि मोस्ट रिएक्टिव जो होगी वो कौन सा होगा, जिंक, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, जिंक होगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, इस वजह से क्या होगा बेटा, मोस्ट अगर रिएक्टिव है जिंक तो लेस रिएक्टिव इसको कभी डिस्प्लेस कर ही नहीं पा रहा। तो आप देखो किसी के अंदर भी इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पा रही, किसी के अंदर भी इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, बी जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और वो कौन सा है, जिंक है। Fe उसके बाद में आएगा क्योंकि बी से जस्ट कम कौन सा है, ए है, ए क्या कर रहा है, सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ए, और इस तरह से देखो कॉपर, तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और अगर इसको अरेंज करना है तो अरेंज भी हमने कर दिया है, इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट इट विल डिस्प्लेस द कॉपर इस रिएक्टिविटी सीरीज से। तो ये आता है आपका 5 नंबर का, कि इसके ये 3 आंसर्स हैं, ये आपको देने होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलें। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, देखिए, विच गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोजन, which gas is produced when
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, मतलब आप रिएक्टिव मेटल में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है HCl, ये कैसा है, डाइल्यूट है। अगर इसको आप रिएक्टिव मेटल में डालते हैं तब क्या होता है, और कह रहा है कि आयरन जब है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करे, तो ये आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन। भी 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए तो क्या करें, ध्यान रखना मैंने पहले ही बताया था कि रिएक्टिव मेटल जो होती है वो क्या करती है, डाइल्यूट, जो भी आपके पास में डाइल्यूट एसिड है उस एसिड से क्या करती है रिएक्टिव मेटल, H2 गैस को यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और H2 गैस को इवॉल्व करती है। तो देखो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, पहले का क्वेश्चन है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिव मेटल, यानी रिएक्टिव मेटल के साथ में जब इसको आप डालेंगे तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगी। बोलो बच्चा हाँ या ना। जैसे एक्टिव मेटल में ले लेता हूं प्लस डाइल्यूट HCl, तो क्या बना, एक तो बनेगा एक्टिव मेटल का सॉल्ट, एक्टिव मेटल का सॉल्ट, और एक क्या बनेगा, H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, जब आप आयरन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनाती है, Fe को जब आपने इसके साथ करवाया तो ये बना आपका एक सॉल्ट, क्या बना बच्चा, सॉल्ट। बताओ बच्चा नहीं बना या बना, ये क्या बना, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको पहले बताई गई है अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये क्या है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट में अगर जिंक डालते हो तो इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपको डालनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेस है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज पे। इस पे बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या हो गया कि जो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, लेस रिएक्टिव जो मेटल होती है उसको क्या करते हैं, वो सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज से देखोगे तो जिंक जो है वो क्या होता है, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो है वो क्या होगा, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो बस जब जिंक को आपने डाला तो ये Fe को तो मारेगा लात के, चल रवाना हो यहाँ से, दफाओ, और ये SO4 को अपने कब्जे में ले लेगा। ये ला ZnSO4 और Fe अकेला रह गया। ठीक है बेटा, चलिए बात समझ में आ रही है यहाँ तक। एक बार इसको आप देखिए अगेन, मैं पानी ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है बच्चों, यह बात समझ में आई। ये सब चीजें हमें कहाँ पे देखने को मिली, ये सब चीजें आपको देखने मिली रिएक्टिविटी से। क्या देखने को मिली, ये देखने को मिली आपको रिएक्टिविटी से, भी रिएक्टिविटी में किस तरह से ये काम कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपके पास में क्या है, एक्वस, ये क्या हो रहा है, जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है बच्चा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, जिंक मोर रिएक्टिव है, ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव का अगर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, एक नंबर से आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस का आगे जाके जब आप फाइनली आगे हायर स्टडीज करेंगे तो वहां पे भी आता है कि आयनिक का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। ठीक है, अगर ऐसा आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड होते क्या है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं,
आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलके बने हुए होते हैं। किससे? मेटल और नॉन मेटल से मिलके क्या बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। यानी इनके बीच में क्या लग रहा होता है? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्या ये बात समझ में आई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या हुआ? इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा से ही हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली उसको तोड़ने के लिए आपको रिक्वायर्ड जो होगी वो हाई एनर्जी रहेगी। रिक्वायर्ड हीट इज हाई। रिक्वायर्ड हीट इज हाई, ये है। हाई हीट इसमें चाहिए। और हाई हीट अगर आप देंगे तभी तो क्या होगा? कोई जो आयनिक कंपाउंड है यानी वो क्या होगा? सॉलिड इन नेचर होगा। और सॉलिड से वो मेल्ट होके किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। और लिक्विड में अगर आप देखोगे तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है, वीकर देन सॉलिड होता है। और यहाँ पे क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उसको वीक में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए? हाई हीट ऑफ एनर्जी, हाई हीट चाहिए। ठीक है ना? हाई हीट चाहिए तभी ये इसके बॉन्ड्स को क्या कर पाएगा? ब्रेक चाहे कर पाएगा। अब आप देख सकते हैं आप इसमें आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोनों ही इसके क्या होती है? हाई होती है। बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर formed by the attraction of two opposite ions, and considered amount of energy is required to break this stronger inter-ionic attraction। बस सीधी सी बात है। ठीक है, चलें आगे। ओके, ये रहा आपके पास में एक क्वेश्चन और। नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। आपको ऐसी दो मेटल्स के बारे में बताना है जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती है। अब फ्री स्टेट में पाने का मतलब क्या है? फ्री स्टेट में पाने का मतलब ये है कि ये वो मेटल्स की बात कर रहे हैं जो कि क्या है? लेस रिएक्टिव है। भाई अगर जो रिएक्टिव होगी वो नेचर में मिलेगी तो वो किसी ना किसी, भाई नेचर में हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत है तो वो उनके साथ क्या कर जाएगी? हाईली रिएक्टिव मेटल्स उनके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो अब उनको वो चाहिए जो फ्री स्टेट में। इस फ्री स्टेट में पाने का मतलब क्या हो गया? इस फ्री स्टेट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स जो है वो आपको चाहिए। वेरी लेस रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है? कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में, किसमें बच्चा? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हो, रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में हो। जो एकदम बॉटम में होगी वही क्या होगी आपके पास में? लो रिएक्टिव होगी, एकदम बहुत कम इसका रिएक्टिव होगा। तो देख लीजिए द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। अब वो एग्जांपल के लिए बात करूं तो ये गोल्ड मतलब AuOS जिसको बोलते हैं, सिल्वर जिसको बोलते हैं Ag, ठीक है, प्लेटिनम सलमान भाई पहनते हैं इसको, उनके हाथ में आप देख सकते हो क्या? प्लेटिनम PT। ठीक है, क्या बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहां तक बताओ किस किस को कोई प्रॉब्लम है? बताओ किस किस को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है ना? चलिए ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और जो है वो देखिए। What chemical process is used for obtaining
ये वैसे मेटलर्जी का आ गया ना क्वेश्चन, लेकिन हम इसको मेटलर्जी का नहीं मानते हैं, हम इसको मेटलर्जी का नहीं मानते हैं, इसको मेटलर्जी का मत मानो अभी। ये एक सिंपल रिएक्शन मानो कि आपको इसको किस तरह से करना होगा। बस बात ये है, मेटल लेनी है कहाँ से, मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लेनी है, मेटल लेनी है मेटल ऑक्साइड से। तब आपको क्या करना होगा, कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज करना होगा। देखो बच्चा, मैं बताता हूँ आपको, ये रिड्यूस वाला ऑक्साइड को रिडक्शन कर दो तो भी हो जाएगा, वरना बात को सुनो। मेरे को क्या लेना है, मेटल ऑक्साइड है, मान लो मेटल ऑक्साइड है तो क्या होगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसको हीट किया, क्या किया, हीट किया, और आपको क्या मिल गया, मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, वो होता है रिडक्शन। क्या होता है बच्चा, रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आई सभी के, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, वो होगा रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन इस तरह से होगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन का एक दूसरे से बॉन्ड को तोड़ना, तो क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। तो एक बात बताओ, या तो मैं इसको इतना हीट करूं कि ऑक्सीजन क्या हो जाए, यहाँ से फ्री हो जाए, या फिर मैं एक काम करूं कि मोर रिएक्टिव जो है इसके अंदर क्या डाल दूं, इसके साथ मैं यूज कर लेता हूं मोर रिएक्टिव को, एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मैं यहाँ डाल दूं। तो उससे क्या होगा, मोर रिएक्टिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, रिएक्ट विद मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्ट विद मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगी तो कुछ ना कुछ बना लेगी। बात आ गई समझ में, ठीक है। बस यही चीज़ हमें बताइए, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह डालते हैं जनरली, ये जो आप देखने को मिलता है ये मेटलर्जी में मिलता है, ठीक है ना, जो कि अपने सिलेबस में इस बार हट चुका है, तो हम इसको नहीं करेंगे। बट फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, कोई पूछ ले बाई चांस गलती से, हालांकि ऐसा कोई है नहीं कि क्योंकि पूरी मेटलर्जी हट चुकी है, फिर भी एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ऑक्साइड्स से आप मेटल कैसे ले सकते हो, या मेटल कैसे आपको मिल सकती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, देन फाइनली अब आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द एलॉयज। ये लो एक नंबर का और क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन और ले लो कि व्हाट आर द एलॉयज। एलॉयज होती क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद में ही आप इसको करेंगे। कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को, किस तरह से आप इसको करेंगे। व्हाट आर द एलॉयज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो एलॉय होती क्या है, आप ये कह सकते हैं इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सचर होती है, किसका, टू और मोर एलिमेंट्स का। एलॉय जो होती है वो क्या होती है, टू और मोर देन टू जो आपके पास में एलिमेंट्स होते हैं उनका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उससे एलॉय बनती है। और आपको बता देता हूँ कि उन मेटल्स की या उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मेटल मान लो कोई खराब दो मेटल है, उनका अलग अलग प्रॉपर्टी देखो तो बहुत ही अजीब तरह की मेटल है, लेकिन जैसे ही ये क्या करेंगे, एलॉय में चेंज होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब बढ़ जाएगा, और एक अच्छी प्रॉपर्टी के साथ आ जाते हैं। इसलिए हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, और वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें। तो ध्यान रखिए, ये एक चीज होती है, ये मिक्सचर होता है, ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मैं ये बता देता हूं, डू नॉट रिएक्ट केमिकली, डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ये केमिकली जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आई, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं आपस में बच्चा, ठीक है ना। बस यही चीज बताई गई है। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। द एलिमेंट्स कुड बी टू मेटल्स, जो एलिमेंट्स है वो दो मेटल्स भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकती है, ठीक है। एन एलॉय इज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट। यानी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटल जो है इसको आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, ये आपके पास में मेल्ट हो गई। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें जो है अदर एलिमेंट,
जो आप अदर एलिमेंट है इसको यहाँ क्या कर रहे हो, डिसॉल्व करा रहे हो। क्या करा रहे हो, डिसॉल्व करा रहे हो। तो यहाँ पे जो मेल्ट मेटल है, यानी मेल्ट मेटल प्लस अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट, ये मिलके आपका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है। बोलो ये बात समझ में आई। तो क्या करते हैं, एन एलॉय इज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट। फॉर एग्जांपल स्टील जो है वो क्या होता है, कार्बन, और जो आप ले रहे हो ना स्टील यूज में वो क्या होती है, कार्बन। ब्रास भी एक क्या है, एलॉय है, अगर आपको पता हो तो। और आपको पता हो तो जो स्टील है वो आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कार्बन जो होता है वो डिसॉल्व होता है, आयरन मेल्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टील आप देखना बहुत बेहतर क्वालिटी का होता है, जबकि आयरन होता है ना, एक्चुअल जो आप आयरन यूज करते हो वो स्ट्रॉन्ग, अगर ओरिजिनल एकदम 100% प्योर अगर आप आयरन देखोगे तो वो क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है या बहुत ही कमजोर होता है। और जो आप यूज करते हो ना सरिया वगैरह जो हम यूज करते हैं, है ना, तो वो जो होता है उसके अंदर कार्बन मिक्स होता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जितना ज्यादा कार्बन का कंटेंट रहता है वो उतना ही बकवास होता है, ठीक है ना, धीरे धीरे। लेकिन आप फाइनली जो सरिया यूज कर रहे हो या लोहे का जो चीज यूज कर रहे हो आयरन, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट जो होता है कार्बन का होता है। और सब टॉप क्लास क्वालिटी का जो होता है वो होता है आपके पास में स्टील। स्टील भी अलग अलग क्वालिटी होते हैं कार्बन की कंटेनमेंट के हिसाब से। तो ये जो होती है वो एलॉय होती है। आप प्योर कभी भी लोहा यूज नहीं करते हो जिंदगी में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक नेक्स्ट सेशन और होगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस का हम जो है बातें करेंगे, ठीक है। देन ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देन आगे देखते हैं क्या प्रोसीड करना है, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।